हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। अगर आपको जनरल नॉलेज जनरल साइंस में इंटरेस्ट है तो आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। आपको ज़रूर नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मुझे यकीन है कि आप मेरे और वीडियोस को भी देखेंगे और इसको पूरा देखेंगे तो आपको कई ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगी। आप मेरे और वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप वीडियोस पा सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको इस वीडियो के और अन्य वीडियोस के पीडीएफ भी ज़रूर मिल जाएंगे। चलिए आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। जैसे कि आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो पोस्ट है वो सबसे ऊंची पोस्ट मानी जाती है यूनियन ऑफ इंडिया में। और इसी के बारे में आज हम जानेंगे कुछ फैक्ट्स और ये क्या क्या पावर्स होल्ड करते हैं प्रेसिडेंट और वो कैसे काम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जो मिनिमम एज रिक्वायर्ड होती है एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को सेलेक्ट होने के लिए वो क्या होती है। ये आंसर आपको वीडियो में मिल ही जाएगा, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट करके बताएं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की मिनिमम एज क्या होती है। अब जान लेते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसके पार्ट 5 में द यूनियन एक हेडिंग है, उसके चैप्टर 1 में द एग्जीक्यूटिव के अंदर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। इनका जो आर्टिकल से रिलेटेड है वो आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 62, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उसके बारे में बताते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए अब जान लेते हैं कि प्रेसिडेंट क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रेसिडेंट होते हैं हेड ऑफ द स्टेट, यानी पूरी स्टेट है यूनियन ऑफ इंडिया, उसके जो हेड है वो इंडियन प्रेसिडेंट है। उनको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहा जा सकता है और उनको माना जाता है सिंबल ऑफ सॉलिडारिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। जैसे यानी कि एकजुटता, एकता और अखंडता के वो एक सिंबल माने जाते हैं। वो पार्ट है यूनियन एग्जीक्यूटिव के। यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी संघ कार्यकारी के वो पार्ट है। और वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के साथ वो इस पूरी यूनियन के बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट माने जा सकते हैं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है मैं आपको आगे स्लाइड्स में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, प्रेसिडेंट अपना ऑफिस होल्ड करते हैं 5 सालों के लिए और कंप्लीशन ऑफ 5 इयर्स के बाद या 5 साल पूर्ण होने के बाद भी वो अपना ऑफिस रिगेन करते रह सकते हैं तब तक के लिए जब तक नए प्रेसिडेंट का चुनाव ना हो या तो उन्हीं का इलेक्शन दोबारा से ना हो। अभी आप फोटो में देख सकते हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 से 28 फरवरी 1963 तक वो जीवित रहे। अब जान लेते हैं कि एक प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है। अब प्रेसिडेंट जैसे कि आपको पता होगा कि डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं चुने जाते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब मैं आपको बता दूं कि जो हमारे नेतागण हैं या आप कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर और जो अलग अलग तरह के नेता हैं जो अलग अलग स्टेजेस पे आते हैं, उनका इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसमें भारत की जनता उन्हें सीधे वोट करती है। मगर जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें नहीं होता। इसमें जो भारत की जनता द्वारा चुने गए एमएलए, एमपीस, इन सब के द्वारा प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। अब जान लेते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है। तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स आते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के मेंबर भी आते हैं जो कि स्टेट्स में है। और लेजिस्लेटिव असेंबली जो दिल्ली और पुदुचेरी यानी यूनियन टेरिटरीज की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके मेंबर भी इसमें जाते आते हैं। अब ये आप फॉर्मूला देख सकते हैं कि जो एमएलए होता है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका वोट कैसे काउंट होता है। तो उसका वोट जो काउंट होता है वो टोटल पॉपुलेशन जो स्टेट की है उसके अपॉन में जो इलेक्टेड मेंबर हैं उस स्टेट के, उनका, और इंटू 1/1000 कर दिया जाता है। इसके द्वारा एक वोट एमएलए का डिसाइड होता है। और वहीं एक एमपी का वोट होता है जो वो टोटल नंबर ऑफ एमएलए उस स्टेट में और जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर है पार्लियामेंट में उनके द्वारा होता है। जैसे कि आप दोनों ही फॉर्मूला में डिफरेंस देख सकते होंगे कि एक एमपी एक एमएलए से बहुत ही बड़ा है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि एक एमपी का चुनाव होता है उसमें कई सारे एमएलए मिल के वोट करते हैं तब वो एक एमपी चुना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए प्रेसिडेंट की, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो उनको एक भारत का सिटीजन होना चाहिए पैरामाउंट तौर पे। फिर उनकी जो एज लिमिट होगी वो 35 इयर्स मिनिमम होगी। उनके पास एक क्वालिफाई करने के लिए एक इलेक्टेड मेंबर होना जरूरी है लोकसभा का। और उन्होंने कोई भी ऑफिस ऐसा जो उन्हें मदद कर रहा हो या प्रॉफिट गेन करा रहा हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, पर्सनल हो, प्राइवेट हो, ऐसा या किसी भी पब्लिक अथॉरिटी का हो, वो होल्ड नहीं कर सकते। ये आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की एक फोटो है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में कुछ जान लेते हैं। अब इम्पीचमेंट आपने जो शब्द सुना होगा, रिसेंटली आपने सुना होगा अमेरिका के संदर्भ में, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप थे, पूर्व प्रेसिडेंट, उनका इम्पीचमेंट या महाभियोग अभी रिसेंटली हुआ था, या उसकी प्रोसेस में वो आए थे 2 बार। अभी आपको एक और मैं जानकारी दे दूं कि वो अमेरिका के इकलौते ऐसे प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, जिन पर महाभियोग की कार्रवाई 2 बार चलाई गई। अब ये महाभियोग होता क्या है? इस प्रोसेस में, जो महाभियोग की प्रोसेस होती है, इसमें प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति को हटाने के लिए मैं आपको भारत के संदर्भ से बताना चाहूंगा कि इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही इसकी प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और इसमें अगर वो संबंधी पाए जाते हैं या प्रोसेस का रेजोल्यूशन हो जाता है, तो प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाया जा सकता है। ये तभी हो सकता है जब चार्जेस वैलिड हो और ये बहुमत के साथ ये पास हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस ये कब हो सकती है, ये आप देख सकते हैं। जब प्रेसिडेंट अपना 5 साल का टर्म पूरा कर ले, तो ये उनकी पोस्ट वेकेंट हो जाती है, मानी जा सकती है कि वेकेंट है, या तो वो रिजाइन कर दें अपनी पोस्ट से। जो रेजिग्नेशन होता है प्रेसिडेंट का, वो वाइस प्रेसिडेंट को दिया जाता है, जैसा कि आपको पता ही होगा, क्योंकि उनकी सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं उनकी जगह है पूरे यूनियन में। लोकसभा या राज्यसभा उनके खिलाफ महाभियोग इम्पीचमेंट का चार्ज ला दे और वो वैलिड हो, तब वो हट सकते हैं। या तो वो अपने ऑफिस में मृत हो जाए या उनके ऑफिस में काम करते हुए मृत्यु हो जाए, तब उनकी वैकेंसी रह सकती है। या तो सुप्रीम कोर्ट उस जो इलेक्शन हुआ है उस दौरान, उसको इनवैलिड करार कर दे, तब प्रेसिडेंट की ऑफिस वेकेंट रह सकती है। मैं आपको बता दूं कि भारत है वो संघात्मक गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट है, और इसी के तहत यूनियन ऑफ इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग गवर्नमेंट वर्क करती हैं, और इनको एक साथ लेकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करती है, उसका हेड हम लोग प्रेसिडेंट को कहते हैं। और जो यूनियन या आप कह सकते हैं जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स में जो प्रेसिडेंट के कॉन्करेंट या आप कह सकते हैं उनकी जैसी जिम्मेदारियां जो स्टेट में निभाई जाती हैं, वो एक गवर्नर द्वारा निभाई जाती हैं। गवर्नर आप कह सकते हैं सीधे सीधे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। अब जान लेते हैं कुछ पावर्स जो प्रेसिडेंट की होती हैं। इनमें से जो सबसे पहली पावर होती है वो एग्जीक्यूटिव पावर होती है प्रेसिडेंट की। अब एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है? एग्जीक्यूटिव पावर की मैं आपको उसके बारे में बता दूं कि हर जो एक्शन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है, वो प्रेसिडेंट के नाम में लिया जाता है। आप कह सकते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो प्रेसिडेंट के नुमाइंदे आप कह सकते हैं उनकी तरफ से काम करती है, इसलिए जो हर कोई ऑर्डर या कोई डिसीजन होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से किया जा सकता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई भी रूल बना सकते हैं या कोई भी ऐसी टास्क प्रोवाइड कर सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट को, जिससे उनका काम आसान हो या वो पब्लिक तक आसानी से पहुंचे। आप कह सकते हैं जो वर्किंग गवर्नमेंट है और पब्लिक के बीच जो एक नाम सबसे बड़ा होता है वो प्रेसिडेंट का ही होता है। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल को भी अपॉइंट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि अपॉइंटमेंट कैसे कैसे और किस चीज को वो कर सकते हैं। वो एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ले सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है, कैसे कैसे और कहाँ कहाँ कर रही है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है प्रेसिडेंट की। अब जो अपॉइंटमेंट वो कर सकते हैं, मैंने आपको बताया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के साथ साथ वो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट करते हैं। अब एक सीएजी, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये ऑफिस सीएजी का होता है, वो ऑडिट और अकाउंट्स पूरे इंडिया का संभालता है, और इसका जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। इसके बाद एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सेंट्रली गवर्न बॉडी करती है इलेक्शंस को, वो इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा की जाती है, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। और जो स्टेट्स में हेड करती है, उसके जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। और जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी है, उसके चेयरमैन और मेंबर भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। जो गवर्नर्स है, मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया कि वो भी स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर्स प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और मेंबर्स भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। इसी के साथ साथ नेशनल कमीशन ऑफ SC ST OBC आप कह सकते हैं, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट, वो भी अपॉइंट की जाती है प्रेसिडेंट के ही द्वारा। जो पीएम है वो अपने मंत्रिमंडल आप कह सकते हैं यूनियन ऑफ मिनिस्टर्स के साथ प्रेसिडेंट को हेड मानते हैं। उन्हीं के सारे डिसीजंस अपने जो लिए जाते हैं उनके बिहाफ पे लिए जाते हैं, और उनके साइन के द्वारा ही ये सब आगे बढ़ाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ये बहुत ही अच्छे और
बेहतर प्रेसिडेंट माने गए थे भारत के, और इन्हीं के जन्म दिवस पर टीचर्स डे मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होती हैं प्रेसिडेंट की। लेजिस्लेटिव पावर मैं आपको बताऊं, इन्हें विधायी शक्तियां भी कहा जा सकता है। इनमें से जो मेन कुछ पावर्स है मैं आपको बता दूं। जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं या उसकी कार्य प्रणाली को एकदम खत्म कर सकते हैं और नए लोकसभा बनाने का आदेश दे सकते हैं। वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जॉइंट मीटिंग बुला सकते हैं, जिसे हम लोग जॉइंट सेशन ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा भी कह सकते हैं, जिसमें कि दोनों हाउसेस एक साथ बैठकर मीटिंग से आप कह सकते हैं अपने हाउस को आगे बढ़ाते हैं। वो हर नई गवर्नमेंट के इलेक्शन के बाद पहला सेशन संबोधित करते हैं एज अ हेड ऑफ द स्टेट, और गवर्नमेंट के हेड होते हुए वो एक नए सेशन को संबोधित करते हैं। वो स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, राज्यसभा के दोनों को अपॉइंट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो स्पीकर ऑफ द राज्यसभा होते हैं वही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। वो 12 मेंबर लोकसभा के और नामांकित कर देते हैं, जिनके द्वारा अलग अलग जगहों से पूरे भारत से आने वाले कुछ महत्वपूर्ण लोगों को ये नॉमिनेशन दिया जाता है। अब हम देख लेते हैं जो फाइनेंशियल पावर्स होती हैं एक प्रेसिडेंट की, वो क्या होती हैं। फाइनेंशियल पावर यानी जो वित्तीय शक्तियां होती हैं उनके बारे में आपको बता दूं। जो एक मनी बिल होता है वो भी लॉन्च किया जाता है प्रेसिडेंट के ही द्वारा। मनी बिल को लाने का जो कार्य होता है, उनके मनी बिल पर प्रेसिडेंट की रजामंदी के बिना वो पास नहीं हो सकता है। जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है वो भी उन्हीं के अंडर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल के अंदर ही आता है, और उनकी मर्जी के बिना इसमें कुछ नहीं हो सकता। और वही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही फाइनेंस कमीशंस को बनाते हैं हर 5 साल के लिए, और नई फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में उन्हीं के द्वारा लागू की जाती है। अब जुडिशियल पावर या न्यायिक शक्तियां जान लेते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो अपॉइंट किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही किए जाते हैं, और उन्हीं की मौजूदगी में उनकी ओथ सेरेमनी ली जाती है। वो जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट से सीधे ले सकते हैं, और वो एडवाइस जो सुप्रीम कोर्ट देता है वो बाइंडिंग, या कह सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको सुनने के लिए बाध्य बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने संयम से काम लेके कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। उनके पास पार्डनिंग पावर भी होती है। अब पार्डनिंग पावर क्या होती है मैं आपको बताऊंगा अगले स्लाइड में। अब पार्डनिंग पावर से आप कह सकते हैं क्षमा करने की शक्तियां जो है वो प्रेसिडेंट के पास दी गई हैं। जैसे कि आपको पता होगा जो न्यायिक सिस्टम चला आ रहा है भारत में, उसमें जो एक मुजरिम है उसका जो मेन सबसे ऊपरी आखिरी दरवाजा माना जाता है सुप्रीम कोर्ट का माना जाता है। यदि वो सुप्रीम कोर्ट में भी असफल रहता है तो उसके पास जो आखिरी उपाय होता है वह प्रेसिडेंट से क्षमा मांगना है। इसी क्षमा मांगने को पार्डन कहते हैं, और ये प्रेसिडेंट ग्रांट कर सकता है, और ना चाहे तो नहीं भी कर सकता है। अब यही पार्डन कई प्रकार के होते हैं, ये आप प्रकार उनके देख सकते हैं, और इन्हीं प्रकारों को अलग अलग भागों में बांटा गया है कि किस प्रकार से अगर वो क्षमादान दें, और क्या क्या तरह के क्षमादान देने से उन मुजरिम पर क्या क्या लागू होगा और क्या क्या नहीं होगा। जो पूर्ण क्षमादान या पार्डन माना जाता है उसमें उसके जो मुजरिम है उस पर सारे जो केस हैं वो खत्म कर दिए जाते हैं, उसे एकदम खुला एकदम छोड़ दिया जाता है, और वो एकदम बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। आप ये सब पॉज करके पार्डन पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी हैं जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई थी, और इनके द्वारा ये रिकॉर्ड एक तरह से आप कह सकते हैं कि इन्होंने अपने कार्यकाल में 30 के ऊपर क्षमादान दिए थे, जो कि किसी भी भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए सबसे ज्यादा क्षमादान है। अब जान लेते हैं कि डिप्लोमेटिक पावर्स ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर क्या होती हैं, या राजनयिक शक्तियां एक प्राइम मिनिस्टर की क्या होती हैं। ये एक डिप्लोमेटिक हेड माने जाते हैं पूरे इंडिया के, और इनके ही के द्वारा जो डिप्लोमेसी की जाती है इन्हीं के नाम से की जाती है। अब आगे चलते हैं, मिलिट्री पावर्स के बारे में जान लेते हैं। ये आपको पता ही होगा कि जो कमांडर ऑफ द इंडियन फोर्सेस है वो प्राइम चीफ मिनिस्टर, माफी चाहूंगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कहा जाता है। वो चीफ ऑफ द आर्मी, चीफ ऑफ द नेवी और चीफ ऑफ द एयरफोर्स भी कहे जाते हैं। उनके पास इमरजेंसी रिलेटेड भी कई पावर्स होती हैं। जैसे कि आपको पता होगा जो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंदर, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 एंड 365 के अंदर, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अंदर लगाया गया है।
आप मुझे ज़रूर बताएं कि नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए क्या क्या रीजंस होते हैं, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या होती है। ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश लागू करने की जो पावर होती है वो प्रेसिडेंट को आर्टिकल 123 के अंदर दी जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि यदि कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर तत्काल प्रभाव से कानून लाने की जरूरत महसूस होती है सरकार को, और प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद ही लाया जा सकता है, अगर प्रेजेंट में कोई सेशन नहीं चल रहा हो। इसी को ऑर्डिनेंस या अध्यादेश भी कहते हैं। इसके द्वारा जो गवर्नमेंट है वो अपना अध्यादेश ला सकती है और कानून को लागू कर सकती है। रिसेंटली आपने सुना होगा जो ऑर्डिनेंस आया था 2020 में, फार्मर्स बिल, जिसका नाम मैं आपको बता दूं, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमेंसमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020 लाया गया था। ये एक ऑर्डिनेंस के तौर पर लागू हुआ था। इसके बाद इसको बिल बनाने की प्रक्रिया जब सत्र शुरू हुआ उसके बाद हुई थी। वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या होती है ये मैं आपको बता दूं। वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट ये होती है यदि कोई एक्ट या बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट को उस पर मोहर लगाए बिना वो पास नहीं हो सकता। अगर प्रेसिडेंट चाहे कि उसमें कोई चीज उनको बढ़ानी है या कम करनी है, उनको कोई कमी लगे, तो वो बिल को अपने पास रख सकते हैं। उसमें वो अपनी जो जानकारी उनके पास है या उनको लगता है कि ये चीजें अच्छी हो सकती हैं, उनको बताकर वो दोबारा इसे सदन में भेज सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं, या इस पर वीटो भी ला सकते हैं पूरी तरह से, जिससे वो नल एंड वॉइड हो जाएगा और उसको दोबारा से प्रेसिडेंट के पास पेश करना पड़ेगा। इसी पावर को वीटो पावर कहते हैं। ये आर्टिकल 111 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट को पावर देती है। अभी आप कुछ प्रेसिडेंट देख सकते हैं या सारे ही प्रेसिडेंट देख सकते हैं जो हम लोग के रहे हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी। सब लिस्ट आप पॉज करके देख सकते हैं, उनके नाम और उनका कार्यकाल भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, जो मैं समझता हूँ आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी और अच्छा भी लगेगा। और मैं कहूंगा कि आप इसे पॉज करके जरूर देखें। इनमें से कुछ एक मेजर मैं आपको बता दूं। अब तक भारत के इतिहास में सिर्फ दो ही ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गया, जिनमें से एक थे जाकिर हुसैन और दूसरे थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद बहुत ही फेमस रहे क्योंकि उन्हें इमरजेंसी लागू करने के लिए माना जाता है कि उन्हीं की प्रेसिडेंसी के दौरान इमरजेंसी भारत में लागू हुई थी। राजेंद्र प्रसाद जी ऐसे पहले प्रेसिडेंट थे रिपब्लिक ऑफ इंडिया के, और उन्हीं के द्वारा प्रेसिडेंट की पोस्ट 2 बार संभाली गई लगातार। जो भारत की पहली प्रथम महिला प्रेसिडेंट थी, मैंने आपको बताया प्रतिभा पाटिल जी थी, जो 12वीं प्रेसिडेंट थी इंडियन स्टेट की। चलिए दोस्तों, ये आप पॉज करके जरूर पढ़िएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। मुझे जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य वीडियो को देखने के लिए मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं आपका रिस्पॉन्स का बहुत इंतज़ार करूंगा। चैनल का नाम है जनरल अफेयर्स। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।